आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एक शैक्षिक वार्ता, जिसमें मेरे सामने मौजूद हैं अशोक शर्मा जी, जो एक शैक्षिक प्रमुख हैं विद्या भारती ब्रज प्रदेश के और निवासी हैं मथुरा के, एवं वह ISC सेट में शिक्षक भी हैं एवं उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित व रीजनिंग की 10 किताबें भी लिखी हैं, जो प्रतियोगियों के लिए काफी ज्ञानवान सिद्ध हुई हैं। तो आज मैं उनसे जानूंगी कि कैसे नई शिक्षा नीति में जो हमारी नई पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम कैसे पढ़ाएं और ऐसी क्या उसमें चेंजेस हैं एनईपी में, जो वो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें आगे लाएं और साथ ही साथ बच्चों को ज्ञानवान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और 89.6 FM चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो पैटर्न है 5, 3, 3 और 4 का, जिसमें पहले 5 वर्ष में जो फाउंडेशनल स्टेज का नाम दिया गया है, उसमें बच्चों के अंदर जो है वो नवाचार और क्रियाशीलता और सृजनशीलता कैसे पैदा हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें सबसे पहली अपेक्षा ये की गई है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न हो, उसके लिए टॉय बेस्ड लर्निंग कैसे हो सकती है, खेल खेल में शिक्षा कैसे दी जा सकती है और उनको जो है जॉयफुल लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसका विशेष ध्यान रखा हुआ है। तो उसमें कहा गया है कि जो बचता है, बच्चे का वजन उतना नहीं होता, कभी कभी आज की जो स्थिति है जिसमें बस्ते का वजन इतना ज्यादा होता है, तो उसको जो है छुड़ाने के लिए या उससे निजात दिलाने के लिए, बच्चों में जो भय होता है स्कूल में जाने के लिए, उसका पूरा प्रयास किया गया है कि बच्चे को टॉय बेस के आधार पर कैसे जो है लर्निंग दी जा सके। अब इसमें क्या किया गया है, इसका जो बेस है बेसिकली ये किया गया है कि बच्चे का जो हम लर्निंग आउटकम लेते हैं, आज भी हमारे पास जो है इवेल्युएशन का केवल ये है कि बच्चे की मेमोरी कितनी है, उसका एग्जाम हम ले लेते हैं और मेमोरी के आधार पर हम डिसाइड कर देते हैं कि कौन बच्चा तेज है या कौन इंटेलिजेंट है। उसके लिए हमारा जो लर्निंग आउटकम है, उसमें ये जो अपेक्षा की गई है NEP 2020 में, ये की गई है कि बच्चे का 360 डिग्री इवैल्यूएशन कैसे किया जाए जी। 360 डिग्री का मतलब यह है कि बच्चा केवल याद रख लेता है, उसकी स्मृति का टेस्ट होने के लिए उसके सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है, जो हमारी संस्कृति में जिसे ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं, या हम एक जो है समग्र विकास कहते हैं, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है NEP 2020 में परिभाषित किया गया। तो उसमें बच्चे के अंदर इस याद रखने की क्षमता के अलावा वो खेल में कैसा है, बच्चे की सोचने की पावर कैसी है, बच्चे का अन्य गुण क्या है, कम्युनिकेशन पावर कितनी है, बच्चा जो है किसी चीज को कितने स्तर तक समझ पाता है। तो अब इसकी जो है अपेक्षा की गई है, जो कि किसी भी देश के बच्चे के लिए या किसी भी देश के जो डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे स्टूडेंट हैं, जहाँ से शुरुआत होती है शिक्षा की, उसकी फाउंडेशन स्टेज को ऐसा बनाया जाए। अभी क्या है कि बच्चे जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार केवल एक स्तर की पढ़ाई करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि भाई उन्हें बता दिया जाता है कि बेटा इसको रट लो और ये रटने के बाद ये प्रश्न आएगा एग्जाम में और इसका आप उत्तर लिखे आना, उन्हें नंबर मिल जाते हैं। एक लिमिट पाठ्यक्रम को ही बच्चे पढ़ लेते हैं। और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं या हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, जो मात्र संस्थाएं, वो भी इस पर ध्यान देती हैं कि साहब बच्चे का रिजल्ट कितना आया, बच्चे का रिजल्ट इतना आ गया, अब बच्चे ने एक्चुअल क्या सीखा, वो चीज जो है नदारद है। तो NEP 2020 में जो प्रिपरेटरी हमारी स्टेज है, जिसमें हमने बच्चे को 6 वर्ष जो है, उसमें कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु के बाद में वो अपना अध्ययन शुरू करेगा। तो 3 वर्ष पहले जो लिया गया है वो क्लास 2 तक जो है, उसके बाद में 2 वर्ष का जो पीरियड है उसकी शिक्षा दी गई है। तो अब उसमें ये अपेक्षा की गई है कि जो बच्चा 6 वर्ष का होता है, मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से और साइंटिफिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि बच्चा 85%
8-6 वर्ष की उम्र तक सीख लेता है। तो जब 6 वर्ष की उम्र तक इतना सीख लेता है तो आगे 15% के लिए हम इतनी कवायद करते हैं। क्यों कर रहे हैं? तो अब इसके लिए जोर दिया गया है, इसीलिए एनईपी 2020 में बाल केंद्रित शिक्षा ये नाम दिया गया। स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है पूरी तरह से। अब जो बॉस होगा हमारी शैक्षिक संस्थानों का, वो जो है विद्यार्थी होगा। विद्यार्थी को केंद्र में रख करके ही हमें पॉलिसी बनानी है, उसको रख करके ही शिक्षण देना है और उसको रख करके उसका सर्वांगीण विकास करना है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा जो है, क्योंकि कहा गया असल में क्या था कि अभी तक हम बालक को केंद्र में नहीं रखे हुए थे, जबकि देखा जाए कि शिक्षा तो बालकों के लिए है। भाई ये जितना भी हमारा अरेंजमेंट है, ये बालक को हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिसका समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और उससे जो है वो देश का एक अच्छा नागरिक बने, जिसके अंदर नवाचार की भावना हो। नवाचार जिसे हम कहते हैं, जिसको हम इनोवेटिव पावर कहते हैं, और जिस सृजनशीलता जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, वो बच्चों में आज के मेजर किया जाए तो वो नहीं है। दूसरी बात, वो बुकिस जो नॉलेज है, जिसे कहते हैं कि वो किताबी जो नॉलेज है, उसको वो अपनी लाइफ को जीने के लिए कैसे अप्लाई करे, वो चीज कहीं गायब हो गई है। और स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। हाँ, वो इसे होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे जब केवल रिमेम्बरिंग तक रहेंगे। एक्चुअली क्या है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये साफ साफ बताया गया है कि बच्चे की रिमेम्बरिंग के बाद असली पढ़ाई शुरू होती है जी। तो उसमें दूसरा स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि बच्चा जो आपने पढ़ाया उसको समझा कितना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बिना उसके अंदर अप्लाइंग पावर विकसित नहीं होगी। अब किसी चीज को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो वो अप्लाइंग जो है वो पावर थर्ड स्टेज है, जो अभी तक की शिक्षा में इसका उपयोगिता ज्यादा नहीं की गई है और एनईपी 2020 में इस पे जोर दिया गया। और तीसरा जो है ये अप्लाइंग हो गया। इसके बाद बच्चा जब अपनी नॉलेज को जो भी उसने गेन किया है उसको अप्लाई करना सीख जाएगा तो उसके अंदर सोचा गया है कि एनालिटिकल पावर विकसित हुई, उसकी सोचने की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो, वो जब तक एनालिटिकल पावर उसके अंदर नहीं है, विश्लेषणात्मक शक्ति नहीं है, तो वो विश्लेषण कर ही नहीं पाएगा। और विश्लेषण नहीं कर पाएगा तो जो आगे वाली है वो सिंथेसाइजिंग पावर, जिसे कहते हैं संश्लेषण करने की क्षमता, यानी मिला करके। अब मिला करके वो नहीं देखेगा तो फिर वो जो है उनका निष्कर्ष ही नहीं निकाल पाएगा। और अंत में इवेल्युएशन जो है ये इच्छा की गई है, अपेक्षा की गई है कि बच्चे के अंदर इवेल्यूटिंग पावर अंत में पैदा हो। तो एक चीज तो अभी तक चल रही है, मतलब इस एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि बच्चों का सर्वे करने के बाद, बच्चों के लर्निंग आउटकम को समझने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि अनरिमेम्बरिंग के अलावा हमारा जोर ही नहीं है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे जो क्या है, एक नई पीढ़ी का जो हमें डेवलप करना है, जो अच्छे नागरिक डेवलप करने हैं, जिनके अंदर होलिस्टिक पूर्ण तरह से विकसित हों। पंचमय कोश जिसे कहा गया है विद्या भारती योजना के अनुसार या दूसरे हमारी संस्कृति के अनुसार ये कहा गया है कि जब तक बच्चे का या इंसान का जो पूरा पंचकोशात्मक विकास नहीं होता, तब तक उसके अंदर जो है ये क्षमताएं विकसित नहीं हो सकती। जैसे पहले होता था कि ध्यान, मनन और श्रवण। हाँ, ये जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ध्यान, मनन और श्रवण। असल में क्या होता है कि बच्चे अब जो है ध्यान भी उनकी जिंदगी से गायब है। आजकल की फास्ट जिंदगी में, जैसे फास्ट लाइफ कहते हैं, उससे फास्ट फूड विकसित हुआ है। और फास्ट फूड विकसित होने से क्या हुआ है कि उसका जो अन्नमय कोश है, जो उसका शरीर है, शरीर का मतलब ये नहीं है कि बच्चे से हम अपेक्षा नहीं करते कि हर कोई दारा सिंह बने। जी। बच्चा जो है वो स्वस्थ हो, सुपोष्ट हो, निरोगी हो, जो है और पूरी तरह से सुडौल हो, जिससे कि उसके अंदर जो मन होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अब इसकी अपेक्षा की गई है। तो ये जो आपकी फास्ट लाइफ है और जिसमें फास्ट फूड का चलन है, इसको भी बच्चे को बताना है कि इसका क्या जो है प्रभाव पड़ता है। और ये हमारी शैक्षिक संस्थान जितने हैं उनका भी दायित्व है कि इस तरफ से बच्चे को जो है बचपन से ही हम इस तरह का जो है क्रिया करें। इसी के लिए कुछ आधारभूत विषयों की संकल्पना की गई है। अब वो आधारभूत विषय क्या है कि जैसे शारीरिक शिक्षा,
आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे तक, कि शारीरिक शिक्षा का मतलब वो अपने शरीर को ऐसा सुडौल और सुस्पष्ट स्वस्थ और बनाए। स्वस्थ रख पाए जिससे कि अन्य जो है उसके गुण विकसित हो पाए। इसके लिए शारीरिक शिक्षा की कल्पना की गई। तो आजकल फिजिकल एजुकेशन बढ़ता जा रहा है। अब उसमें बच्चे को हम क्या बताते हैं कि उस शारीरिक शिक्षा में बच्चे की सबसे पहली बात यह है कि उससे कौन सा आहार लेना है। और सर योग पर भी ध्यान दिया जा रहा हाँ है। बिल्कुल, जब इसमें ही वो बात है कि शारीरिक शिक्षा में जो इसमें एनईपी 2020 में जो अपेक्षा की गई है वो ये की गई है कि संतुलित आहार क्या होता है। क्योंकि आज की एक बड़ी समस्या क्या है, या तो कुपोषण के शिकार हैं लोग या अतिपोषण के शिकार हैं। तो क्या होगा कि अतिपोषण का मतलब वो कैलोरी इतना ले लेते हैं कि वो अतिपोषण, तो वो कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते। और कुछ लोग हैं जिन्हें पौष्टिक भोजन ही नहीं मिलता है, इसीलिए संतुलित आहार की कल्पना की गई है। तो हम शारीरिक एजुकेशन में बच्चे को बचपन से ही, और गार्जियन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। एनईपी 2020 कहता है कि केवल बच्चे को नहीं है, आपको गार्जियन को साथ में लेना है। क्योंकि बच्चा स्कूल में मान लेते हैं 6 से 8 घंटे रहता है, तो बाकी समय गार्जियन तो के घर पे गार्जियन के रहता है। साथ में, तो अब गार्जियन के साथ में ये कल्पना की गई है कि हमारा जो शिक्षक है वो गार्जियन से कम्युनिकेशन रख करके प्रॉपर जो है बच्चे को लेकर के दोनों के दोनों सीरियस हो। अभी तक क्या था कि या तो गार्जियन सीरियस था, दूसरी तरफ या तो शिक्षक सीरियस था, इनका समन्वय नहीं था। इस एनईपी 2020 में अपेक्षा की गई है कि अभिभावक सम्मेलन करने के बाद बच्चे के डेटा के अनुसार उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा होगा उसका अध्ययन किया जाए। इसीलिए बुकिश नॉलेज का इसमें ज्यादा उपयोग नहीं है। बच्चे को ये कल्पना की गई है कि बच्चे जब छोटे विद्यालय आए तो उनके मन में जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। जॉयफुल का मतलब वो हंसते खेलते कूदते आए और टॉय बेस के आधार पर सीखें, और सीखने के बाद हमारा शिक्षक जो है उन्हें खेल खेल में डांस करके, नृत्य करके उनको ऐसे बताए कि उनके अंदर जो परीक्षा का भय है, जो पढ़ाई का वो है, वो एकदम उतर जाए। ये प्राइमरी स्टेज से ही कल्पना की शुरू गई। होना चाहिए। तो जैसे कि शिक्षक रूसो की कल्पना थी कि प्रकृति के साथ बच्चे रहें, बिल्कुल खेलें, बिल्कुल स्वयं खेल- अनुभव करें। बिल्कुल अनुभव करें, खेल खेल में सीखें, खेल और में खेल खेल सीखें। में वो सब सीख गए। इस तरह की अपेक्षा की गई, और इसके लिए जो है अब शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि वो किस तरह से इसको एडॉप्ट करें। और इसका पूरा हमारे यहाँ भी इस तरह के वर्ग लग रहे हैं। सरकारी स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को जब हम लें विद्यालय में तो उसके अंदर पहले से ही जो फियरनेस, जैसे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके चेहरे लटके हुए रहते हैं, और जब विद्यालय में छुट्टी का माहौल हो जाए तो उनके चेहरे खिल जाते हैं। अब इसको उल्टा करना है। एनईपी ये कहता है कि जब वो विद्यालय आए तो खुश होकर के आए, उन्हें लगे कि विद्यालय जाना है, और घर जाए तो चेहरे लटके हों। तो गार्जियन के लिए चुनौती होगी कि साहब उनको भी ऐसा माहौल, जिस दिन ये उल्टा हो जाएगा, एनईपी 2020 यही करना चाहता है। मतलब ये उनका मिशन ऐसे सक्सेसफुल बस होगा। ऐसे ही, बस इस चीज को कर लेना है। और यही शिक्षकों की चुनौती, शिक्षकों के लिए भी यही चुनौती है कि विद्यालय का माहौल इतना अच्छा पैदा करें, बच्चे कहें कि हमें स्टोरी सुनने को मिलेगा, बच्चे कहें कि हमें खेलने को मिलेगा, बच्चे कहें कि स्विमिंग करने को मिलेगा, बच्चे कहेंगे कि खिलौनों से खेलेंगे हम, और इसी में वो सीख जाएंगे। उन्हें यही पता नहीं लगेगा वो सीख कब गए। क्रियाएं वो होंगी जो बच्चा चाहता है, लेकिन उसमें वो सीख जाएगा। मतलब एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा उन्हें, और एक बोझ खत्म होगा। बोझ खत्म होगा, इसका ये सबसे, क्योंकि जब किसी अपने मन पे जब बोझ होता है, वो बोझ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और उस वो दिखाई जो न देने वाली चीज है, वो देखा जाए तो मानव के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे अभी कोविड आया था, अब वायरस कितने लोगों ने देखा? वायरस तो किसी को देखा नहीं, लेकिन अनुभव लोगों के बहुत सारे रहे। अनुभव ये है। तो अब ये चीज जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो चीज नहीं दिखाई देती उसी का विश्लेषण करना और उसके बोझ को कम करना, यही एनईपी 2020 चाह रहा है। तो जो है यही अपेक्षा है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक जो स्टेज है विद्यालय में, जब हमारे जो छोटे बच्चे होंगे जिन्हें प्रिपरेटरी जो है कहा जाता है, अब इसमें एक चुनौती वाला काम ये भी है कि बच्चा जब 3 वर्ष का होगा, बच्चा 3 वर्ष का होगा तो 3 से 6 उसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है उनको भी एक दिया गया है कि उनको भी इस एजुकेशन के साथ, तो वो जो गार्जियन है, जैसे बच्चा है और बच्चे की माँ है, उनको भी एजुकेट करना है। तो इसमें उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। अभी तक क्या है कि पोषण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अभी काम कर रही हैं, लेकिन उनको एजुकेशन का भी पार्ट माना जाएगा।
पाठ में जो है उनको भी इस तरह से शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो भी बच्चे को जब 3 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद से वो भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो और गार्जियन के साथ में इन्वॉल्व हो, जिससे कि बच्चा उस स्कूल में आने से पहले ही प्रिपेयर्ड हो पूरी तरह से। जैसे कि आज का माहौल है इस जैसे काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता जो है वो पढ़ लिखे नहीं होते, तो वो माहौल उन्हें वहाँ मिल जाए। वही चीज है कि माता पिता जो है ये इसमें अपेक्षा की गई है कि माता पिता पढ़े लिखे हो या ना हो लेकिन वो समझदार जरूर हो, तो उनके अंदर उतनी समझ पैदा हो कि मेरा बच्चा जो है ये पढ़ेगा लिखेगा अच्छा नागरिक बनेगा तो ये मेरे लिए भी है। तो इतना बोध हर गार्जियन को पैदा करना कि शिक्षा जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, अच्छा नागरिक बनना है तो शिक्षा के माध्यम से ही बना जा सकता है, ये NEP 2020 में कहा गया है और इसी के अनुरूप काम चल रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो ये एक जिसे अर्थ ब्रेकिंग पॉलिसी कहा जाता है, तो ये इस सदी की देखा जाए तो ये NEP 2020 से पहले आने वाली जो पॉलिसी है, चाहे वो 1968 में आई हो, चाहे 86 में आई हो, चाहे 2005 और 9 में उसका संशोधन हो, वो एक तरह से देखा जाए तो पुरानी पॉलिसी में सुधार वाली पॉलिसी थी। ये एकदम ऐसी पॉलिसी है कि जिसको हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं और 21वीं सदी में एक नागरिक होने के नाते और वो 21वीं सदी में आने वाले चैलेंज का सामना कैसे करेगा जिससे अपने जीवन को अच्छी तरह से वो जी सके अच्छे जीवन स्तर के साथ, उसके लिए नागरिक पैदा करना है। आपका तात्पर्य ये है कि दूरदर्शी सोच के साथ इसको बनाया गया है। बिल्कुल दूरदर्शी सोच के साथ इसको बनाया गया है कि 21वीं से जिस तरह से जो है समय चेंज हो रहा है, जिस तरह से अभौतिक संस्कृति जिसे हम कहते हैं और भौतिक संस्कृति के बीच में गैप होता जा रहा है, जैसे मटेरियल कहते हैं, जब साइंस का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाए कि कल्चर का डेवलपमेंट इतना ना हो तो उसे एक कल्चरल लैग आ गया सामाजिक संदर्भ में, तो वो दोनों लैग जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको मैच करना मानव के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आगे आने वाला समय जैसे AR, BR, MR, AI, IoT, ब्लॉकचेन, इस तरह का माहौल है। अब ये डिजिटल एज है, अब डिजिटल एज में इतना ज्यादा हो रहा है चेंज जो है, जब इतने ज्यादा चेंज को आज का बच्चा जो है उसको फेस नहीं कर पा रहा है तो वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और संघर्ष कर रहा है। तो अभी हम जब ऐसी शिक्षा जो नौकरी देने के लिए बनी हो तो आदमी नौकरी बनेगा। NEP 2020 में कहा गया है कि हम ऐसी शिक्षा दें कि जो बच्चे हैं वो मालिक बनने की जो है वो स्वयं को आत्मनिर्भर करें। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हमारे वर्तमान जनप्रिय लोकप्रिय जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी ये सपना है कि हमारे देश में ऐसे नागरिक पैदा हों जो मालिक बनने की हैसियत रखें, मतलब नौकरी न ले, नौकरी देने वाले बने जी, स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही दूसरों के लिए भी एक अवसर प्रदान करें। बिल्कुल, तो ये कल्पना की गई है। तो ये 2020 NEP 2020 का ये जो पॉलिसी का मसौदा है और उसको यदि हम क्रियान्वित कर लें, कुछ हद तक कर लें, तो ये संभव है कि ऐसे ही नागरिक पैदा होंगे। हो सकता है कि इसमें 2024 में, क्योंकि जैसे NCF अब आ गया है तो अब जो है NCF भी आ गया, उसके अनुसार जो है इनकी पुस्तकों का भी काम हो गया 2024 के सत्र से और ये लागू हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होती है, सभी व्यक्तियों को एक ही प्रतिभा के आधार पर आकलित किया जाए तो ये ठीक नहीं है। प्रकृति में ऐसा होता ही नहीं। प्रकृति में एक पेड़ पर भी आप देखें तो 2 पत्तियां अलग मिलेंगी आपको। तो क्या है कि विद्यार्थी जो एक क्लास में होते हैं उनकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ नहीं होते। उनकी प्रतिभा किस फील्ड में अच्छी है उसको समझते हुए और विद्यालय को ऐसा माहौल पैदा करना है जिससे उनकी प्रतिभा का जो है पोषण हो सके। तो ये NEP 2020 में कहा गया। अभी तक क्या था कि विद्यार्थी है उसने मैथ ले लिया और दूसरे ने बायो ले लिया, तीसरे ने, अब मान लेते हैं कोई मैथ पढ़ने वाला व्यक्ति संगीत पढ़ना चाहता है या समझना चाहता है तो उसको ये फैसिलिटी दी गई है इसमें जी। तो एक विद्यार्थी जो है मैथ फिजिक्स के साथ में वो पता लगा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, अभी तक ऐसी सुविधा नहीं थी। अब ऐसा जो है इसमें किया गया कि बच्चे की रुचि के अनुसार उनको विभिन्न कोर्स जो है प्रदान किए गए और आजादी दी गई है इस बात की कि वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़े और आउटपुट जो है 100% दे। मतलब विषयों का चुनाव स्वयं जो है, जैसे 9th में है या 11th में है तो विषयों का चुनाव भी जो है बच्चे अपने आप ही अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार करें। तो सर पाठ्यक्रम में भी कोई बदलाव किए? पाठ्यक्रम में पूरी तरह से अब देखा जाए तो पाठ्यक्रम का जो मैटर है वो तो लगभग वही रहेगा, लेकिन विद्यार्थी को जो पाठ्यक्रम चुनने की आजादी होगी अलग अलग की, वो आजादी दी गई है। अभी बंधा हुआ है
अभी बंधा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि जिसमें प्रतिभा, अब कभी कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा कुछ समय के बाद उजागर होती है और किसी की जो है पहले से पैदा हो जाती है। तो अब पता लगा जिस प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मैं जो है यदि या भाई साइंटिस्ट हूँ, मुझे खेलने में बड़ी रुचि थी, मुझे माहौल नहीं मिला तो मैं जो है ये बन गया, मुझे वैसे बनना नहीं था ये। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है कि रुचि किसी में थी और बन कुछ गए। तो आप आजकल भी होता है कि जैसे पड़ोसी ने भैया इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो उनके माँ जो है अभिभावक कहेंगे अपने बच्चे से भी कि तुम ही इंजीनियरिंग करो। किसी पता लगा रिलेशन में उसने ऐसा कर लिया तो उस पर दबाव डालेंगे कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं चाहते हैं। वो उनकी रुचि के अनुसार वो फील्ड दिया जाए जिससे कि वो अपने आप ग्रो हों। जैसे किसान जो है, मान लेते हैं गेहूं, किसी किसान से पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई साहब मैंने गेहूं उगाया, जबकि अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी किसी भी चीज को उगा नहीं सकता, वो केवल माहौल पैदा करता है। अच्छा खेत की जुताई करेगा, फिर पता लगा खाद डालेगा, फिर पानी डालेगा, वो केवल माहौल पैदा करता है। गेहूं का पेड़ अपने आप उगता है, उसको पोषित करने के लिए एक जगह दे रहा है। बस। तो विद्यालयों की भूमिका NEP 2020 में ये की गई है अपेक्षित कि विद्यालय ऐसा माहौल दे, विद्यार्थी को ऐसा माहौल दे कि जिससे उसकी प्रतिभा अपने आप उभर करके आ जाए, और ये आ जाती है। तो ये जो है इसमें कल्पना की गई। मैं उम्मीद करती हूँ सर ये कल्पना साकार हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। और मैं समझती हूँ कि जितने भी आपने हमें विचार बताए हैं, आपके विचारों से हमारे श्रोतागण जरूर लाभान्वित होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।